गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सर्वे का नेक्स्ट पार्ट डील करने वाले हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको कंपास का फर्स्ट पार्ट बताया था, मतलब कंपास में मैंने एक लेक्चर अभी तक आपको पढ़ाया है। आज उस कंपास का दूसरा पार्ट होगा, ठीक है। और ये आपका 20th नंबर लेक्चर्स होगा, मतलब आपका 20वें नंबर का लेक्चर है। तो दैट इज लेक्चर नंबर 20 कंपास सर्वे। ठीक है। अगर मैं पिछले लेक्चर की थोड़ा सा बात बताऊं आपको, तो वहाँ पे मैंने क्या क्या डील किया था। मैंने वहाँ पे आपको मैग्नेटिक मेरिडियन बताया था और ट्रू मेरिडियन बताया था। उसके साथ साथ में ट्रावर्स क्या होता है और चेन सर्वे और आपका जो कंपास सर्वे होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये सारी बातें क्लियर की थी। आज का तो टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, मतलब यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे, तो इसको अच्छे से और पढ़ना है, ठीक है। इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और हम क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर सकें, ठीक है। तो इस बात की जानकारी इसमें आपको देनी है, ठीक है। और बाकी जितना पढ़ते जा रहे हो प्लीज़ उसको रिकॉल भी करते जाओ। ऐसा पढ़ो कि एग्ज़ाम आते आते आपका सर्वे एकदम अच्छे से तैयार हो। सर्वे के 10 क्वेश्चन आते हैं, 9-10 क्वेश्चन में से आपके 8-9 तो सही होने चाहिए। इस तरीके की प्रिपरेशन होनी चाहिए। और बाकी सॉइल है, स्टील है और जो भी सब्जेक्ट आप रिमेनिंग पढ़ चुके हो उनको कोशिश ये करो, जितना रिवाइज करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा। देखिए हमारे क्वेश्चन गलत कब होते हैं, जब हम आधे अधूरे ज्ञान में फंस जाते हैं, ठीक है। आधा पता है आधा नहीं पता है, टिक करके चले आते, गलत हो जाता है। लेकिन हमें अगर पूरी जानकारी होगी, वो पूरी जानकारी तभी होती है जब हम बार बार रिवाइज करते हैं। अच्छे तरीके से रिवीजन, कंसंट्रेट होकर रिवीजन, इफेक्टिव पढ़ाई जो करेगा उसका रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आवर्स पढ़ो, मन नहीं लग रहा है तब भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आप अच्छे से अगर 6 घंटे भी, 7 घंटे भी, 8 घंटे भी अच्छे से पढ़ लेते हो, लेकिन अच्छा मन होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। जब तक पढ़ते हैं तब तक अच्छे से पढ़ते हैं, जब तक नहीं पढ़ते तब तक एंजॉय करो अपना। सोने में टाइम दे सकते हो, ठीक है, बढ़िया आराम से। सबसे अच्छा ये रहता है आप रेस्ट दो माइंड को। जब भी आपको मन करे, नहीं पढ़ने का मन कर रहा, सो जाओ, सबसे बेटर है। मोबाइल ज़्यादा चलाओगे तो उस पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आंखों पे आ जाता है ना, तो वो भी थोड़ा सा दिमाग के ऊपर असर पड़ता है। तो सबसे अच्छा है रेस्ट लिया करो, आराम से सो जाया करो, या नींद नहीं आती है तो सबसे अच्छा थोड़ी देर के लिए मतलब रेस्ट ले लिया करो, फिर अपना पढ़ाई पे लग जाया करो। एक्सरसाइज कर लिया करो, इस तरीके से अपनी पढ़ाई को मेंटेन करो। दिन में अपना एक्सरसाइज कर लिया, सुबह भी थोड़ा सा कर लिया, शाम को पढ़ते पढ़ते उठ गए 3-4-5 बजे के आसपास अपना एक्सरसाइज कर लिया। इस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखना, बॉडी को भी मेंटेन रखना, अपने मन को भी मेंटेन रखना, ऑटोमेटिक आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। आप एक बार करके तो देखो, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ आपको, अपने फिजिकली मेंटली सब चीज़ों को अगर मेंटेन कर लिया तो पढ़ाई में तो मन लगना है, ठीक है। चल, तो अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो मैं पिछले लेक्चर के बाद में बात करूं तो यहाँ पे हमको जो बात करनी थी, अच्छा इसमें मैंने जो कंपास सर्वे था यहाँ पे मैंने लिखाया नहीं था क्या क्या पढ़ना है। इससे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने, तो अभी तो आपकी जो हेडिंग चल रही है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स की ही चल रही है, ठीक। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे होल सर्किल बेयरिंग, या जो भी आपका रेडियस बेयरिंग होता है, क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक। कंपास सर्वे क्या होता है, सर्वेयर कंपास क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। इंक्लूडेड एंगल कैसे निकाला जाता है ये पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ जाती हैं। तो सबसे पहली हेडिंग डालो ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन, इस बात को समझते हैं। ये बताओ अर्थ जो है 24 आवर्स में, अर्थ जो है 24 आवर्स में कितना डिग्री कोण बनाते हैं। अर्थ जो है, अर्थ मेक्स 360 डिग्री एंगल इन 24 आवर्स, ठीक है। तो फिर 1 आवर्स में कितना बनाएगी, अगर 24 आवर्स में इसका जो एंगल है, 24 आवर्स में अगर ये 360 बनाती है तो फिर 1 आवर में कितना बनाएगी, तो दिस इज 360 डिवाइड बाई 24, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 12 से, 12 दूनी और 12 तीय, तो दैट इज़ 1 आवर में इसका एंगल निकल के आ गया, दैट इज़ 30/2, दैट इज़ 1 आवर में आपका अर्थ जो है ना 15 डिग्री आपका एंगल बनाती है। क्लियर है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक।
ये क्लियर है। 1 आवर में वो कितना डिग्री बना था, 15 डिग्री। तो ये बात क्लियर हो गई। इससे हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, किसी भी कंट्री का हमारा जो टाइम डिसाइड करना होता है, जैसे इंडिया का जो हमारा जो फिक्स्ड मेरिडियन पास हुआ है टाइम के लिए, वो आपका पास हुआ है, दैट इज़ 82/1/2 से मिर्ज़ापुर से पास हुआ है। 8 राज्य मैंने बताया, 5 राज्यों से कट करते, उसमें मैंने उड़ीसा लिखा दिया था, वहाँ पे तेलंगाना कर देना और आंध्र प्रदेश कर देना। वहाँ पे मैंने उड़ीसा शायद लिख दिया था, पिछले लेक्चर की बात है, तो आप नोट्स आपके पास होगा। तो मुझे याद नहीं था, मैंने बोला था कि आप चेक कर लेना, तो मुझे याद आया कि उसमें जो है तेलंगाना है, उड़ीसा नहीं है। और एक बार आप खुद ही मैप खोल के चेक कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैप को अच्छे से पढ़ना तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। चल, अब जो हम बात करने वाले हैं, हमको आज समझना है ग्रिड मेरिडियन क्या होता है, इसके बारे में। आपने देखा होगा कि मैप के ऊपर ग्रिड्स बनी होती हैं, तो जिस भी कंट्री का टाइम जोन हम लोग डिसाइड करते हैं वहाँ पे ग्रिड्स बनाए जाते हैं। तो ज़्यादातर देखें कंट्रीज़ का जो भी मतलब टाइम जोन होता है, वो ज़्यादातर ये कोशिश किया जाता है कि उसका जो ग्रिड पास कराया जाए कंट्री के मैप से, उसके मिड से पास कराया जाए। कहाँ से पास कराया जाए, मिड से। सपोज दैट ये आपकी अर्थ है, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं दिस इज़ द अर्थ, ये आपकी अर्थ है, और इस अर्थ का इक्वेटर आपको पता है, दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर, जिसे विषुवत रेखा बोलते हो। क्या बोलते हो, यहाँ पे कोरियोलिस बल जो होते हैं 0 होते हैं। कहाँ पे, विषुवत रेखा पे, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे बहुत भारी बारिश होती है, बहुत जल्दी बारिश होती है, बहुत जल्दी शांत भी हो जाती है, ठीक है। दोपहर में बहुत गर्मी पड़ी, बारिश हो गई, फिर चले गए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, लंबवत गिरती हैं, इस वजह से यहाँ पे हीट ज़्यादा होते हैं। और ये जो आपका नॉर्थ पोल है, दिस इज ट्रू नॉर्थ, या ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोल सकते हो, ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ट्रू साउथ, ठीक। अच्छा, इंडिया की लोकेशन देखो कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। इंडिया कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि ये जो लाइन आपको दिखाई जा रही है, ये यहाँ गुजरात से पास होती है। तो इंडिया का मैप मैं इसी तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज ऐसे करके बनता है ना। थोड़ा सा मैप मेरा इतना ड्राइंग अच्छा है नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए थोड़ा बहुत अच्छा। इधर का बना लेता हूँ समझने के लिए। ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद में, ठीक है, नागपुर पड़ता है, नागालैंड पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, ठीक है। उसके बाद में मणिपुर, फिर मिज़ोरम, फिर त्रिपुरा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ज्योग्राफी भी आपके साथ में मैं क्लियर करा ही दे रहा हूँ। यहाँ पे त्रिपुरा पड़ता है थोड़ा सा, और यहाँ पे आपका मिज़ोरम पड़ता है, इस तरीके। और यह म्यांमार जो कंट्री है ना, यहाँ पे म्यांमार, ठीक है, म्यांमार यहाँ पे है। ये त्रिपुरा आपका है, बीच में ये बांग्लादेश पड़ जाता है, यहाँ पे असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये सारी कहानी क्लियर होगी आपको, ठीक है। उसके बाद में जो है ना, यहाँ पे दैट इज़ ये इंडिया का मैप है कुछ इस तरीके से। ये मैंने आपको बना दिया इंडिया का मैप, क्लियर है। चल, ओके, आगे बात करते हैं। दैट इज़ ये आपका जो है नेपाल क्षेत्र पड़ जाता है, दिस इज़ ये नेपाल क्षेत्र है, एक छोटा सा नेपाल, यहाँ पे भूटान वगैरह है, कोई ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। चलो, तो ये लाइन आपकी जो पास करती है, ये लाइन आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23/1/2 पे पास करती है लगभग। और बीचों बीच से हमारे ये जो आपने देख रखे थे, ये वाली लाइन्स, ये आपके वो मेरिडियंस हैं, ऐसे पास करते हैं। ऐसे ही बना रहा हूँ बस समझने के लिए। ये एकदम लाइन में आएंगे, अपना ज्वाइन कर देना अच्छे से इनको, ठीक है। मान लिया ये इंडिया से पास हुआ है, सपोज दैट दिस इज द 82/1/2, ठीक, 82/1/2 ये पास किया है कहाँ से, इंडिया से। तो इस तरीके से मैंने बनाया आपको, ये लगभग यहीं पे मीट करते हैं इस तरीके से। तो 82 सही बटा, मतलब मैं छोटा सा यहीं पे दिखा देता हूँ, मतलब इंडिया का, ठीक है। ये इंडिया का आपका मैप है, ये बांग्लादेश है, यहाँ पे बना देना, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, इस तरीके से।
गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पे राजस्थान है, ऊपर जम्मू कश्मीर है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, बस समझने के लिए बनाना हमको। चल क्लियर है। चल तो जो हमारी यहाँ पे पास होती है 82 सही 1/2, तो ये कहीं यहाँ से ऐसे पास करती है, थोड़ा सा इंक्लाइंड रहती है। जैसे ये लाइन देख रहे हो ना, एकदम सीधी नहीं आती है, ये मैं बना देता हूँ सीधा ना, सीधा नहीं होती है, बस समझने के लिए सीधी बना रहे हैं। तो कुछ ये मान लेते हैं कि ये मिर्ज़ापुर है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे पास करती है, थोड़ा सा इंक्लाइंड आती है। क्लियर। चल तो बीचों बीच से हम लोग इसलिए पास कराते हैं 82 सही 1/2, ताकि आपका जो गुजरात है ना, गुजरात और जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से इंटर की है ना, प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से इंटर करती है, गॉर्ज बनाती है, गहरा गॉर्ज। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में, उसका नाम तो पता ही होगा, क्या है, जमुना है, और गंगा का नाम पद्मा है, दोनों मिलकर मेघना बना देती है। यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा बनता है। सुंदरबन का डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है। तो सारी बातें मैंने आपको ज्योग्राफी की भी बता दी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील से, यहाँ से होती है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी का सांगपो नदी है। क्या है, सांगपो, दैट इज़ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ते रहो, आपको मैं इंटरेस्ट जगा दूंगा और आप पढ़ना भी शुरू कर दोगे। ठीक है, तो दैट इज ब्रह्मपुत्र को सांगपो बोलते हैं। कहाँ पे, तिब्बत में बोलते हैं। ठीक है, चल तो इस तरीके से ये 82 सही 1/2 है, यहाँ से पास कर जाता है। तो 82 सही 1/2 जो है ना, ये आपका पास किया 5 राज्यों से। इसलिए 82 सही 1/2 को हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, सेंटर इंडिया से लेते हैं। बीचों बीच से लेने का फ़ायदा ये रहता है कि जो टाइम जोन है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो गुजरात का भी टाइम मैनेज हो जाता है और यहाँ का भी। अगर आप यहाँ पे मान लिया तो गुजरात में पता चला दिन में 12 बजा हुआ है, तो हो सकता है उस समय अरुणाचल प्रदेश में 2 बज गया हो। तो थोड़ा सा ईस्ट की साइड में टाइम डिफरेंस ज़्यादा रहता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने नाम सुना होगा ग्रीनविच लाइन का। ये है, मान लेते हैं ग्रीन, लंदन से पास हुई, ध्यान रखिएगा, ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ग्रीनविच लाइन, ये कहाँ से पास हुई, लंदन से। वहाँ पे एक प्लेस है लंदन में, ठीक है, वहाँ से ये लाइन पास हुई है। ये भी एक स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ा सा इंक्लाइंड होती है। ठीक, ये इसको मानते हैं 0 डिग्री, इसको मानते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच। इधर साइड में जो होता है ईस्ट होता है, और इधर साइड में जो होता है वो वेस्ट होता है। क्या होता है, वो वेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ईस्ट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे प्लस करना है आपको टाइम जोन में, और जो वेस्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे निगेटिव करना है। मतलब ग्रीनविच के साइड में जो लंदन से पास हुई है, उसके बाद में जो वर्ल्ड मैप पे जितनी भी कंट्री हैं, जैसे सपोज दैट ये आपका पोल मैंने दिखा दिया था, ये ग्रीनविच मान लेते हैं यहाँ से पास हुई है या कहीं से भी पास हुई है, इसके इधर के टाइम जोन जितने भी जाएंगे वो पॉजिटिव में जाएंगे। जैसे सपोज दैट कि ग्रीनविच पे आपका सुबह का 6 बजा हुआ है, तो बताना होगा कि आपको इंडिया का टाइम क्या होगा। तो आपको पता है कि 82 सही 1/2। अब आप ये बताओ, 1 आवर यहाँ पे मैंने लिखा था 1 आवर्स में 15 डिग्री जाता है। अब आपको निकालना कितना है, इंडिया का टाइम जोन निकालना कि कितना आएगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया की लोकेशन ग्रीनविच से ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में है। अगर इंडिया की लोकेशन ईस्ट साइड में है तो इंडिया का टाइम आपका इसका निकालना पड़ेगा कि 82 सही 1/2 में कितने आवर्स निकल के आते हैं। तो इंडिया का टाइम अगर मैं बात करूँ, इंडिया टाइम, तो आप एक चीज़ देख सकते हो, इंडिया का टाइम कैसे निकालोगे। अगर 1 आवर्स में 15 डिग्री है तो हम निकाल सकते हैं 82 सही 1/2 डिग्री डिवाइड बाई 15 डिग्री, यहाँ से निकाल सकते हो। तो लगभग 15 चौको 60, 15 पच्चे 75, 15 पच्चे 75 और 7 82 होता है। तो इसका मतलब है 5.5 घंटे निकल के आएगा, 5.5 आवर्स ये निकल के। इसका मतलब ये हुआ 5:30 इसको लिख सकते हो, दैट इज़ 5:30, या इसको 5 सही 1/2 भी आवर्स लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो टाइम है ना, वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे क्या है, आगे रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन बना देगा किसमें, पता है, एक तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा कि इंडिया की कहाँ से पास हुई, तो मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, कई बार इलाहाबाद ऑप्शन में देता है, कई बार मिर्ज़ापुर देता है, तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो। दैट्स क्लियर। चल, तो ऐसे से मान लिया आपसे पूछा जाए कि अमेरिका का टाइम बताओ, तो अमेरिका का टाइम यहाँ पे पीछे हो जाओगे। ठीक, लंदन से पास हुई है, मान लिया आपसे कह दिया जाए कि मैक्सिको का बताना है, कनाडा का बताना है, तो इसके पीछे जाना पड़ेगा आपको। ग्रीनविच लंदन से पास हुई है, लंदन के बाद में आपका अटलांटिक महासागर पड़ता है, अटलांटिक के बाद में आपके कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, नीचे आ जाओ साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, कोलंबिया, और जो भी जितने भी सूरीनाम, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस जितना काम का उतना बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
देखिए ज्योग्राफी पढ़िएगा, आप मैप उठाइएगा, वर्ल्ड लेवल पे जा करके बहुत सारी धाराएं हैं उनको पढ़िएगा। गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ पे, लेब्राडोर कहाँ पे है, बहुत सारी जल संधियाँ उनको एक बार वर्ल्ड मैप में देख लो। डेविस कहाँ पे, जिब्राल्टर कहाँ पे है, ठीक है, और बेरिंग कहाँ पे, बांस जल संधि कहाँ पे, ये सब वर्ल्ड मैप से क्लियर हो जाएगा। मैप देखोगे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, इससे आपको फायदा मिलेगा। लूसेंट में उठाना, लूसेंट में कहीं पे ज्योग्राफी का जल संधियाँ दी होंगी, जलधाराएँ दी होंगी, बहुत सारी हवाएं दी होंगी, पवनें दी होंगी, उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है। तो इस माउंटेन देख लेना और कुछ ज्वालामुखी देख लेना, 5-6 चीज़ें वर्ल्ड ज्योग्राफी की देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एटलस जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि आपको इस साइड में बढ़ता है, तो इंडिया का टाइम 5.5 घंटे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इधर साइड में प्लस है, इसका मतलब इधर बढ़िया मान लो। खुद याद करने का अच्छा तरीका बताता हूँ। इधर जो है बढ़िया है, प्लस है तो बढ़िया है, इधर याद करने का। इधर साइड में हम लोग रहते हैं तो भैया बढ़िया है, और इधर घटिया है जो लोग इधर साइड में रहते हैं, बस समझने के लिए। घटिया क्योंकि निगेटिव है, ठीक है। तो इधर बढ़िया, इधर घटिया क्योंकि निगेटिव है, ठीक। तो इस तरीके से याद भी कर सकते हैं हम लोग, दैट्स क्लियर। तो इस तरीके से आपको टाइम जोन, जैसे आपको मैंने बता दिया कि 15 डिग्री पे 1 आवर निकल के आता है, ऐसे आपको अगर कहा जाए कि मान लिया किसी का 90 डिग्री होता, तो जैसे मान लिया कि आपका 82 से 1/2 यहाँ से पास हुआ, तो आगे की जो भी कंट्रीज़ होंगी उनका टाइम, जैसे म्यांमार का टाइम है या आगे जो भी कंट्रीज़ पड़ती हैं, जैसे वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, जो भी कंट्रीज़ हैं आगे जा करके, तो जैसे इंडिया के आसपास में यहाँ पे जैसे म्यांमार है, म्यांमार के बाद में यहाँ पे आपका थाईलैंड है, थाईलैंड के बाद लाओस है, वियतनाम है, ऐसे बहुत सारी कंट्री। यहाँ पे आ जाओ, मलेशिया है, सिंगापुर है, उसके बाद में इंडोनेशिया, जकार्ता है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो सबके टाइम जोन्स क्या है, अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं देखो होता, मैच जब क्रिकेट मैच होता है तो क्या बोला जाता है, जैसे आपको बताया जाता है ना, जब मैच आने वाला होता है, तो जैसे मान लो इंग्लैंड में मैच हो रहा है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग आपको मैच का टाइम अलग होता है। सपोज दैट इंग्लैंड में मैच आपका सुबह मान लें 5 बजे, सुबह 4 बजे स्टार्ट हो गया होगा, ठीक। बट वहाँ पे तो मान लिया कि, या मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि इंग्लैंड में जो मैच है ना, सपोज दैट कि सुबह 6 बजे स्टार्ट हो गया, 8 बजे स्टार्ट हो गया, तो इंडिया में वही मैच आपको क्या देखने को मिलेगा, बाद में देखने को मिलेगा, ठीक है। चल, तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम के हिसाब से, इसीलिए टीवी पे दिखाया जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इतने बजे मैच शुरू होगा। तो आप तो बहुत आगे हो, जैसे आपका मान लें टाइम 5.5 घंटे आप आगे हो, तो आपको आगे की चीज़ें दिखाई गई, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, वो लोग पीछे। तो इस तरीके से मतलब, और दूसरी एक इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, वो 180 डिग्री पे होती है। ध्यान दीजिएगा, जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, ग्लोब पूरा देख रहे हो, इस तरीके से ग्लोब देख रहे हो, ये ग्लोब है और अर्थ है। तो 180 डिग्री जो लाइन होती है उसको अगर हम क्रॉस कर जाते हैं, 180 डिग्री लाइन होती है, तो आपका एक दिन बदल जाता है, एक दिन बदल जाता है, तो उसे बोलते हैं 180 डिग्री लाइन। वो आपकी जो है ना यहाँ पे पड़ती है, जो बेरिंग जल संधि है ना, इसी पे पड़ती है। जैसे यहाँ से 0 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3, ऐसे आप पीछे चले जाओगे, इसके जस्ट पीछे, ऐसा समझ लो, इधर से आपने स्टार्ट किया, इसके जस्ट पीछे चले गए हम, पीछे इसके जस्ट पीछे जाओगे, 180 आ जाएगा। 180 के बाद में अगर आप क्रॉस कर गए तो आपका एक दिन बदल जाएगा। तो इंटरनेशनल डेट लाइन आपको जो है एकदम स्ट्रेट नहीं है, ऐसे आकर के कहीं पे ऐसे गई है, कहीं ऐसे गई है। जब आप एटलस उठा के देखोगे तो आपको इंटरनेशनल डेट लाइन मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको क्रॉस कहाँ से करती है, तो वो बेरिंग जल संधि जो आपने सुनी थी, बेरिंग जल संधि जो अलास्का और रसिया को जोड़ती है। अलास्का इज़ द प्लेस ऑफ यूएसए, रसिया इज़ द प्लेस ऑफ एशिया का है, ठीक है। अलास्का वहाँ का हो जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो आपका ये पैसिफिक प्रशांत महासागर में पड़ती है। तो इस तरीके से अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी को भी रिवाइज करते रहोगे तो आई होप कि आपके ज्योग्राफी के भी 4-5 क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आपको पढ़ना है, ये बात क्लियर। और ऐसे देखो, रूस का जो एरिया है ना बहुत ज़्यादा है, रसिया का एरिया जानते हो ना बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे जो रसिया है ना, रसिया का एरिया कुछ इस तरीके से बहुत बड़ा हुआ डिवाइड है। तो इसमें पता 11 टाइम जोन मानने पड़ते हैं ऐसे, ठीक है। रसिया में एक स्टेशन है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, वो आपका जो है ना मास्को से लेकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो वो बहुत कम से कम 8800 किलोमीटर का है लगभग, ठीक है। या शायद मुझे कंफर्म नहीं है, बट है बहुत ज़्यादा, 8000 या 9000 किलोमीटर के आसपास है। तो वो यहाँ से स्टार्ट करती है, ऐसे ऐसे करके निकल, तो इसमें बहुत टाइम जोन है। तो रेलवे का टाइम जोन वहाँ डिफरेंट हो जाता है, यहाँ का कुछ और टाइम होगा, यहाँ का कुछ और होगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। अब पता चला एक इंसान यहाँ सुबह 5 बजा हुआ है, उसको रात को पता चला 12 बजा यहाँ टाइम है। तो ये इस तरीके का टाइम जो है ना, उसको डिसाइड करने के लिए टाइम जोन डिवाइड किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम टाइम जोन को क्यों डिसाइड करते हैं, ठीक है। चल, तो इसको थोड़ा सा बना लो, फिर मैं कुछ की पॉइंट्स जो है ना उनको लिखाई देता हूँ। चलो आगे बढ़ता हूँ, कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ यहीं पे। व्हाई इंडिया टेकन इज द टाइम इज दिस। तो ये इंडिया की लॉन्गिट्यूड है, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूड या ट्रू मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड, दिस इज लॉन्गिट्यूड
आर ट्रू मेरिडियन। इसको क्या बोला जाता है? ट्रू मेरिडियन। तो जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू या जोग्राफिकल नॉर्थ को वो जोड़ेगा तो उसे बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। मेरिडियन, ठीक है। चल अब एक बात कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज़, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये 82 से 1/2 ईस्ट होता है, और जो कि इलाहाबाद से ज़्यादातर आपको ऑप्शन में मिलेगा ज्योग्राफी का अगर क्वेश्चन होगा तो इलाहाबाद। 5 राज्यों से पास होती है, कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसके साथ में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ये पास होके जाती है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक चीज़ और लिख लो, टाइम डिसाइडेड बाय लॉन्गिट्यूड नॉट डिसाइड बाय लैटिट्यूड। नोट करके लिखना, दैट इज टाइम, सॉरी आप मेरे साथ मेंशन करते रहो, टाइम डिसाइडेड बाय लॉन्गिट्यूड, नो रोल ऑफ, ब्रैकेट में लिख दो, नो रोल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कुछ भी नहीं यहाँ पे बताएगा आपको, क्योंकि लैटिट्यूड तो भैया ये वाले होते हैं जो लेटे लेटे आपको दिखाई पड़ते हैं ऐसे करके। ये ग्लोब पे आपने देख सकते हो ना, बने होंगे लैटिट्यूड, इस तरीके से ही तो ग्लोब बनता है। तो दिस इज द लैटिट्यूड। क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें हम लोग समझते हैं। लैटिट्यूड क्लियर हो गया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्लियर हो गया, तो ये सारी बातें याद रखना। इंडिया का एक बार शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे 8 डिग्री शायद करके, ये जो इंडिया का यहाँ पे जो लोकेशन है ना लैटिट्यूड की, वो 8 डिग्री शायद 37 मिनट है, और ऊपर शायद जा करके मुझे लग रहा है, कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे लगता है कुछ 8 डिग्री है, ऊपर शायद 23 है, कुछ 40-45 के आसपास है यहाँ पे जम्मू कश्मीर का लोकेशन यहाँ पे। तो ये लैटिट्यूड एक बार देख लेना, चेक कर लेना, रटने वाली वैल्यू याद नहीं होती मुझे। चल वाई इंडिया, तो अगला पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहीं पे, वाई 82.5 डिग्री, वाई 82.5 डिग्री फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ऐसा क्यों चूज किया? ऐसा इसका रीज़न जानते हो ना, सिंपल है, क्योंकि ये देश के बीचों बीच से पास करती है, इस वजह से इसको कंसिडर करते हैं। बिकॉज इट passes through सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये जानकारी आपको मैंने दे दी, अब ज्योग्राफी भी आपकी मजबूत हो जाएगी। पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसे क्वेश्चन IAS PCS में खूब पूछे जाते हैं कि बताओ इसका टाइम इतना है तो इसका टाइम कितना होगा, ठीक है, तो ऐसा पूछ लेता है। दैट इज इंडिया टू लेस इफेक्ट on both side of 82.5 डिग्री। 82.5 पास हुआ है इंडिया का, यहाँ से जैसे ये पास हुआ है, इसके इधर उधर या इधर देख लो, ये जो 82 से 1/2 लाइन जो पास हुई है, इसके इधर का टाइम जोन, इधर के टाइम जोन का इसकी बात करें, ताकि बीचों बीच से पास कर जाए, ताकि आपको लेस इफेक्ट इसका दिखाई पड़े। हालांकि थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे सन पहले निकल के आता है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे बाद में किरणें आती है। अगर यहाँ सन 6 बजे निकला है तो यहाँ पे आने में 1 घंटा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और अस्त भी वहाँ पे पहले होगा, तो सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट करके मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। रसिया हैज़ 11 टाइम जोन। रूस की राजधानी मॉस्को। प्रेसिडेंट पुतिन हैज़ 11 टाइम जोन ड्यू टू लार्ज एरिया। कुछ बातें मैं रसिया के बारे में बताना चाहता हूँ, ड्यू टू लार्ज एरिया। रूस के बारे में कुछ बातें ध्यान रखना। रूस में 6 एरिया, मतलब 1 फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा कवर है। दूसरी बात, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? रूस का है, सबसे ज़्यादा है, पूछ लेता है। रूस के बाद कनाडा आता है, कनाडा के बाद में शायद USA आता है, और USA के बाद में शायद ब्राज़ील आता है। नहीं, सॉरी, फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले टॉप पे ध्यान दीजिएगा, एरिया पूछ लेता है। सबसे पहले रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे USA, और 5वें पे ब्राज़ील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे इंडिया। इंडिया का जो क्षेत्रफल है वर्ल्ड का, टोटल वर्ल्ड का क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है टोटल वर्ल्ड एरिया का, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी।
एक झील पड़ती है, विश्व की सबसे गहरी झील जो कि रूस में पड़ती है, उसका नाम होता है बैकाल झील। वर्ल्ड की सबसे गहरी झील बैकाल झील। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक। उसके बाद में और सारी चीज़ें निकल के आती हैं रूस में। बहुत सारे ऐसे हैं जो टुंड्रा क्षेत्र है, वनों का जो बर्फ़ में जो आपके वन पाए जाते हैं उसे टुंड्रा बोला जाता है। यहाँ पे बर्फ़ के घर होते हैं जिसको इग्लू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बर्फ़ के घर, इग्लू। और बर्फ़ पे चलने के लिए ये लोग क्या करते हैं, डॉग्स को बांध देते हैं। उसमें एक उसके गाड़ी का नाम होता है, मुझे भूल गया, उसमें कुत्तों को बांध देते हैं, उस गाड़ी पे बैठ के लोग घूमते रहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी जनजातियाँ रहती हैं जो शिकार करती हैं, जैसे जो मछलियाँ होती हैं, वहाँ पे जो बर्फीले इलाकों में मछलियाँ पाई जाती हैं उनका शिकार करती हैं। या जो वहाँ पे लोमड़ी है, क्योंकि जहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे जो जैसे जानवर रहते हैं जहाँ पे उनके बाल ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, जैसे लोमड़ी, भालू और बहुत सारे पोलर बियर जिसको बोला जाता है, ध्रुवी भालू। तो वहाँ पे बहुत सारी जनजाति, एक्सकिमो बोला जाता है, जो जनजातियाँ रहती हैं उनके घर, जो जनजातियाँ हैं ना वहाँ पे बर्फीले इलाकों में रहते हैं, उनको एक्सकिमो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सकिमो। और उन जनजातियों का जो घर होता है उसे इग्लू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इग्लू। तो इतनी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे सर्वे पढ़ाते पढ़ाते दे दी, ठीक है। तो आप प्लीज़ इन सब जानकारियों के बारे में आप एक बार भी कहीं पर रिकॉल करोगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। दैट्स क्लियर। अच्छा, तो ये जानकारी दे, पहले आप यहाँ पर लिख लो, फिर मैं जो है ना आगे बात करता हूँ। आगे बढ़े, फिर कुछ और जानकारी ले लेते हैं। अब कुछ हेडिंग लिखवा देता हूँ कि ग्रिड मेरिडियन होता है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। ये कहानी बताना जरूरी था। यही ग्रिड्स होती है किसी भी टाइम जोन का, जिस भी कंट्री है, सर्वे ऑफ इंडिया अगर हो गया तो उसने 82 से 1/2 को माना है, तो दिस इज कॉल्ड ग्रिड, ठीक है। ग्रिड कुछ नहीं होता, किसी चीज़ को, एरिया को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? ग्रिड। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। क्लियर है ना? तो देखो, आपने एक पढ़ा तो सर्वे, लेकिन आपको ज्योग्राफी की बहुत सारी, ढेर सारी आपको जानकारी मिल गई, ठीक है। बाकी सन ने तो आपको पढ़ाया था, उसी को भी नोट्स जो आपके पास ज्योग्राफी के उनको भी रिकॉल करते रहें, ठीक है। ज्योग्राफी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना तो बहुत आराम से समझ सकते हो। आगे बढ़े। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक बात और, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। नोट, हम लोग जो है ना, जैसे कुछ जानकारी आपको दे रहे थे, जैसे सपोज दैट कि जैसे हमने बात किया था यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे हम तो स्ट्रेट लाइन आपको 82 से 1/2 मान लें, बट ऐसा होता नहीं है, वो इंक्लाइंड होती है, हम लोग पैरेलल मान लेते हैं। एक्चुअली में इक्वेटर पर जो आपका बिल्कुल बीचों बीच आता है, जैसे यहाँ पे मैंने बना देता हूँ, ये अर्थ है, तो ये आपका इक्वेटर है, सपोज दैट ये इक्वेटर। तो यहाँ से जो भी स्टार्ट होते हैं लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड ऐसे करके, तो ये लगभग जो है ना, पता है, ये आपके इक्वेटर के आसपास ये आपस में पैरेलल होते हैं। मतलब यहाँ पे ये लाइन इससे पैरेलल,
ये लाइन ऐसे पैरेलल ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपस में पैरेलल सिर्फ ये ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, इक्वेटर पे। बट हम अपने कैलकुलेशन के लिए हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये भी यहाँ पे हर जगह पे क्या है, आपस में पैरेलल है, तभी तो लाइन स्ट्रेट मानोगे, तभी तो मान पाओगे कि 82/1/2 मैंने स्ट्रेट माना था ना। बट एक्चुअली में वो नहीं होती है, वो सिर्फ ज़्यादातर आपको पैरेलल जो मिलेगी आपस में समानांतर रेखाएं तभी मिलेंगी जो इक्वेटर पे। तो ये है आपका इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, तो ये है आपके इक्वेटर, तो ज़्यादातर आपको कहाँ पे मिलेंगे, इक्वेटर पे। तो इसी पॉइंट को हम लिख देते हैं, तो ये जो है आपस में पैरेलल मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज एट द इक्वेटर, at the equator longitudes are parallel, ठीक है, longitudes are parallel, but we assume हम assume कर लेते हैं, but we assume longitude parallel to each other comma parallel to each other another location का मतलब है बियॉन्ड द इक्वेटर, इक्वेटर के अलावा बियॉन्ड द इक्वेटर, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं पता, यहाँ पे तो होते हैं हम लोग यहाँ पे भी पैरेलल मान लेते हैं आपस में कि आपस में ये पैरेलल होंगे, बट एक्चुअली में नहीं होते हैं। तो ये बात मैंने आपको लिखा दी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हम बताएं। तो हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं बहुत स्मॉल एरिया होता है, इन कैलकुलेशन फॉर एरिया विच इज़ वेरी स्मॉल, इस वजह से हम लोग मान लेते हैं कि ये पैरेलल होंगे। लॉन्गिट्यूड्स आर पैरेलल बिकॉज, यहाँ पे एक और बात लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ स्मॉल एरिया, बिकॉज ऑफ स्मॉल एरिया। इंडिया का छोटा सा एरिया है, वर्ड तो बहुत बड़ा है, ठीक है। एरिया विच इज़ स्मॉल, कैलकुलेशन के लिए जो भी एरिया लेते हैं वो बहुत स्मॉल होता है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ग्रिड लाइन की जो भी है, ग्रिड मेरिडियन के बारे में बात करते हैं। दैट इज ग्रिड मेरिडियन, जानकारी दे देता हूँ ग्रिड मेरिडियन के बारे में, ठीक है। फॉर सर्वे आ कंट्री, फॉर अ सर्वे for a country, for a country, किसी भी देश का जो सर्वे किया जाता है, कंट्री कॉमा ट्रू मेरिडियन passes through, ट्रू मेरिडियन passes through, true meridian passes through the central place is taken as reference meridian for whole country which is called grid meridian, which is called ग्रिड मेरिडियन। तो ये डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सपोज दैट एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे 82/1/2 पासेस थ्रू ईस्ट इलाहाबाद फॉर इंडिया। ईस्ट 82/1/2 जो ईस्ट होता है इसको ई लिखा जाता है, दैट इज ईस्ट इलाहाबाद फॉर इंडिया। अब ये कोई लाइन देखने को इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये दिखाई नहीं पड़ेंगी आपको, ठीक है, कि भैया जाओ ढूंढने, हमने तो पढ़ा दिया आपको और आप ढूंढने निकल गए कि 82/1/2 इंडिया से कितनी बड़ी लाइन है, कितनी गहरी लाइन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। चल, तो ये सब जो दिखा रहा हूँ ना, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारे जो है ना आपके इमेजिनरी लाइन है, कैसी हैं, काल्पनिक है रेखाएं, ठीक है। तो ग्रिड मेरिडियन को समझते हैं फॉर सर्वे। एक कंट्री के लिए अगर कोई सर्वे करते हैं तो ट्रू मेरिडियन पासेस थ्रू द सेंट्रल प्लेस, जैसे इलाहाबाद के लिए ये पास हुआ है,
टेकन एज द रेफरेंस, इसको हम रेफरेंस ले लेते हैं मेरिडियन के तौर पर फॉर होल कंट्री, ठीक है, विच इज कॉल्ड ग्रिड मेरिडियन। इसी को क्या बोला जाता है, ग्रिड मेरिडियन बोला जाता है। तो होल कंट्री में आपको 82/1/2 तो पता है, उसके रेफरेंस को लेकर के हम इधर उधर सर्वे करते हैं, जो भी एंगल मानना होगा वो हम लोग मान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। आर्बिट्री तो समझते हो, सहायक होता है, इसको दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है, सहायक मेरिडियन। तो उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो नेक्स्ट डिफिनेशन आपको लिखनी है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। जो भी नंबर को, ये तीसरे नंबर की थी, ये दिस इज 4th नंबर, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। आर्बिट्री मेरिडियन, ये आपको जानकारी यहाँ पे अच्छे से होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इसको डिफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं। इट इज़ द मेरिडियन, नाम में लिखा आर्बिट्री, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में आपको कंसीडर करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ इट इज़ द मेरिडियन, इट इज़ द मेरिडियन, ये वो मेरिडियन है, इट इज़ द मेरिडियन विच इज़ टेकन, which is taken in any arbitrary direction, in any arbitrary direction, okay. Generally it is taken, generally it is taken in the direction from, in the direction from a traverse station, from a traverse station to a well-defined point, such as top of chimney, या बिल्डिंग हो सकता है, टॉप ऑफ चिमनी, बिल्डिंग, ट्री, बिल्डिंग या ट्री एटसेट्रा, ठीक है। चलो, सम टाइम इट इज आल्सो डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट ट्रावर्स लाइन, सम टाइम, दूसरा पॉइंट है सम टाइम इट इज आल्सो direction of first traverse line, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ द मेरिडियन विच इज टेकन इन एनी आर्बिट्री डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो जो भी आपको सही लगे, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो। इट इज़ द मेरिडियन, वो एक ऐसी मेरिडियन हो सकती है, इट इज़ टेकन इन एनी आर्बिट्री डायरेक्शन, जो भी आपको मानना है मान सकते हो, ठीक। जनरली इट इज़ टेकन इन द डायरेक्शन फ्रॉम अ ट्रावर्स स्टेशन टू अ वेल डिफाइंड पॉइंट सच एज टॉप ऑफ चिमनी, बिल्डिंग, यहाँ आपको मानना पड़ेगा। जैसे कहीं पे भी ट्रावर्स है, आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे ये आपने स्टार्ट किया, तो ये आपने स्टार्ट किया, तो ये भी एक का आपका क्या है, डायरेक्शन है। तो ये आपका आर्बिट्री डायरेक्शन जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, तो ये आपका हो जाता है आर्बिट्रेरी स्टेशन या आर्बिट्री मेरिडियन हो सकता है। जैसे टॉप ऑफ चिमनी, बिल्डिंग, इतनी सारी चीज़ें ली जाती हैं। सम टाइम इट इज़ आल्सो डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट ट्रावर्स लाइन, तो सम टाइम ये भी हो सकता है कि ये फर्स्ट ट्रावर्स लाइन की क्या हो, डायरेक्शन है। तो दिस इज फर्स्ट ट्रावर्स लाइन, तो उसका भी डायरेक्शन आपका θ1 हो सकता है। क्लियर? तो ये आर्बिट्री लिख लीजिए, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन जो है ना, वो बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ बियरिंग।
चलो इसको नोट कर लो पहले। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द बियरिंग। बियरिंग का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। बियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए पहले मेरिडियन समझो, देखो कहानी एकदम पिक्चर जैसा समझा करो। एक बार सोते समय एक बार ये देख लेना आज मैंने क्या पढ़ा, मेरिडियन सर ने क्या बताया था, बियरिंग क्या बताया था, एक बार रिकॉल करना, आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको मेरिडियन सबसे पहले पढ़ाया गया, मतलब मेरिडियन बड़ी चीज़ है, उसके बाद में बियरिंग छोटी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो भी हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, कोई भी मेरिडियन हो सकता है, दो लाइंस हो सकती हैं, या किसी मेरिडियन के रेफरेंस में, चाहे वो आपका ट्रू हो, चाहे आर्बिट्री हो मेरिडियन हो, और चाहे आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो, उसके रिस्पेक्ट में जो हॉरिजॉन्टल एंगल लाइन बनाएगी उसी को हम लोग बोलते हैं बियरिंग। तो बियरिंग कुछ भी नहीं होता है, बियरिंग इज द हॉरिजॉन्टल एंगल। ध्यान रखिएगा, बियरिंग इज द हॉरिजॉन्टल एंगल, नॉट वर्टिकल एंगल। इस बात की जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक है। तो ये एग्जाम में आपको सीधे मिल जाएगा कि व्हाट इज द बियरिंग। उसमें ऑप्शन में वर्टिकल भी बना देगा, हॉरिजॉन्टल भी बना देगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बनाते हैं, दैट इज व्हाट इज मीन्स बाई हाँ जाओ व्हाट इज द बियरिंग, इसका मतलब क्या होता है उसको लिखते हैं। तो पहले बियरिंग समझ लेते हैं, फिर टाइप ऑफ बियरिंग समझ लेते हैं, दैट इज बियरिंग, ठीक है। चल तो पहले बियरिंग को समझते हैं, उसके बाद में हम सारी कहानी को यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है बियरिंग इज हॉरिजॉन्टल एंगल, बियरिंग इज हॉरिजॉन्टल एंगल, बियरिंग इज हॉरिजॉन्टल एंगल, आप मेरे साथ लिखते भी रहो, बिटवीन द सर्वे लाइन, between the survey line, between the survey line and reference meridian। सर्वे लाइन भी हो सकती हैं और आपका रेफरेंस मेरिडियन भी हो सकता है। between the survey line and reference meridian, रेफरेंस मेरिडियन। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं। अब ये रेफरेंस मेरिडियन कुछ भी हो सकता है, ट्रू मेरिडियन भी हो सकता है, मैग्नेटिक मेरिडियन भी हो सकता है, आर्बिट्री मेरिडियन भी हो सकता है। ये बात क्लियर है ना। तो इस सब के बारे में जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट है रेफरेंस मेरिडियन, लिख लिया ना। चल नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बियरिंग, टाइप्स ऑफ बियरिंग, टाइप्स ऑफ बियरिंग, ठीक। टाइप्स ऑफ बियरिंग, इट कैन बी मेनी टाइप्स, it can be following types, it can be following types, किसी भी तरीके की हो सकती है। जैसे पहला ट्रू बियरिंग, दूसरा मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग है ना। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक, आपने लिख लिया। ग्रिड बियरिंग, इसको ग्रिड भी बोला जाता है, ग्रिड बियरिंग और आर्बिट्रेरी बियरिंग, दोनों बातों का मतलब सेम है।
चाहे उसको आर्बिट्रेरी बोल दो या उसको ग्रिड बोल दो, क्योंकि ग्रिड अभी हमने पढ़ा था जो इलाहाबाद से पास हुई थी, वो भी एक तरीके की क्या थी आपकी, आर्बिट्री भी मान सकते हो। तो इतनी जानकारी। अब ऐसा समझते हैं ट्रू बेयरिंग, इसका मतलब है जो ट्रू मेरिडियन से जो भी एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगी, दिस इज कॉल्ड ट्रू बेयरिंग। सिंपल है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, ट्रू बेयरिंग। A line makes angle with a line makes an angle with respect to true meridian. It line makes an horizontal angle, मेक्स एन, यहाँ पे लिख देते हैं मेक्स एन हॉरिजॉन्टल एंगल, मैं ऊपर लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है। मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल एंगल विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन। ऐसे मैग्नेटिक मेरिडियन आएगा, अ लाइन मेक्स एन एंगल, अ लाइन मेक्स एन हॉरिजॉन्टल एंगल with respect to magnetic meridian, ठीक है। चलो ऐसे ही यहाँ पे भी लिख सकते हो, अ लाइन, लिखने की जरूरत नहीं, आपको कॉमन सेंस में आप समझ में आना चाहिए। अ लाइन मेक्स एन हॉरिजॉन्टल एंगल with respect to ग्रिड मेरिडियन, या इसको लिख सकते हो क्या, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। तो दोनों बात की जानकारी हमने आपको दे दी, जो मर्जी करे वो लिख लो। अगर याद भी नहीं कर पाते हो तो कोई प्रॉब्लम, ऐसा इशू नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। बियरिंग का मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फीचर्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। ट्रू बियरिंग ऑफ सर्वे लाइन नेवर बी चेंज विद टाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रू, देखिए ट्रू मेरिडियन जब नहीं बदलेगा तो ट्रू बियरिंग भी नहीं बदलेगा, क्योंकि किस पे रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ट्रू बियरिंग रिस्पेक्ट होगा ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में। तो ट्रू बियरिंग आप सर्वे लाइन नेवर चेंजेस विद टाइम, वेयर एज मैग्नेटिक बियरिंग, दूसरा पॉइंट है, वेयर एज पूछ लेगा एग्जाम में क्वेश्चन, आपको लैंग्वेज के फॉर्म में पूछ लेगा। वेयर एज मैग्नेटिक बियरिंग, ये बदलेगा क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन बदल जाता है। तो वेयर एज मैग्नेटिक बियरिंग चेंजेस विथ टाइम because magnetic meridian changes with टाइम के साथ वो बदल जाती है। इसके बारे में आपको पिछले लेक्चर में मैंने जानकारी दे दी थी। अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, एकदम लिंक है सब्जेक्ट। अगर आपको पिछले डिफिनेशन क्लियर है तो ये समझ में आएगा, अगर ये क्लियर है तो अगला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। नोट, एक अगला पॉइंट लिखते हैं इसी में, फॉर ऑल इम्पॉर्टेंट सर्वे ट्रू, फॉर
फॉर ऑल इम्पॉर्टेंट सर्वे, जितने इम्पॉर्टेंट सर्वे होते हैं, फॉर ऑल इम्पॉर्टेंट सर्वेज ज़्यादातर हम लोग कौन सा लेंगे, ट्रू मेरिडियन लेंगे, बिकॉज ट्रू बियरिंग लेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रू बियरिंग बदलेगा नहीं, बाकी सारी चीज़ें बदल सकती हैं। क्योंकि मैग्नेटिक बियरिंग लोगे वो टाइम के साथ बदलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहता है। इस वजह से आपको ट्रू बियरिंग अच्छे इंपॉर्टेंट सर्वे के लिए लेना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट सर्वे, ट्रू बियरिंग इज प्रेफर्ड, इंपॉर्टेंट सर्वे, ट्रू बियरिंग is preferred, true bearing is preferred over magnetic bearing, over magnetic bearing। तो ये बात की जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी, क्लियर है ना? तो सारी बातें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको सीधे एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक, नेक्स्ट है ट्रू बेयरिंग कैन एस्टेब्लिश, ये कैसे देखिए ट्रू बेयरिंग कैसे एस्टेब्लिश की जाती है, ये सन और स्टार की जो लोकेशंस होती हैं उससे एस्टेब्लिश किया जाता है। तो ट्रू बेयरिंग कैन established with the help of astronomical observation of sun and star। ठीक है, चल, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। क्लियर है ना सारी चीज़ें? तो एक एक करके हमने सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे। अगला टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में जानकारी आपको देनी है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लिख लें, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं। तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? तो सारी चीज़ों को मैं डायग्राम से भी आपको बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, देखो अब आपको यहाँ पे मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, सबका बना देता हूँ। जैसे आपको ट्रू बेयरिंग बनाना ना, तो देखो ये आपका अर्थ है, क्लियर? चलो
ये इक्वेटर हो जाएगा, ये आपका लाइन जो भी हो जाएगी इसको ज्वाइन करोगे, ठीक। ये आपका ट्रू नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू साउथ है। तो इसको ज्वाइन करने से इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आपको सपोज दैट इसको दिखाना है कि आपको ट्रू बेयरिंग क्या होगा, उसको कैसे दिखाते हैं। देखो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे काम ये करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है ना, यहाँ पे अपने डायरेक्शन को लेना है। तो देखो ये पॉइंट आपका हो जाएगा जिससे हमको मेज़र करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रू मेरिडियन। ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को बाहर उठा के लाते हैं, इसका हम लोग जो है ट्रू मेरिडियन को मानना है, और इसके रिस्पेक्ट में जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा, तो दिस इज़ द ट्रू बेयरिंग का एग्जांपल देता हूँ। दिस इज़ ट्रू बेयरिंग। इसको आप ट्रू बेयरिंग के नीचे आप डायग्राम में मेंशन भी कर लीजिएगा, ट्रू बेयरिंग, ठीक है। इसी पॉइंट को उठाया, इस तरीके से बना। सपोज दैट ये लाइन आपका जो भी एंगल बनेगी, ये जो ट्रू मेरिडियन है दैट इज़ ट्रू मेरिडियन, दिस इज़ ट्रू मेरिडियन, TM मैं लिख देता हूँ। तो ये जो सपोज दैट एंगल थीटा है ना, इसी को बोला जाएगा, क्योंकि ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो भी हॉरिजॉन्टल, देखो ये हॉरिजॉन्टल एंगल ही तो है, इसके रिस्पेक्ट में आप एंगल बता रहे हो, यहाँ से थोड़ी देखना है, क्योंकि हम जो भी एंगल बताएंगे वो आपका विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन या मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये लाइन कैसी होती है, ये लाइन आपकी ये वाली होती है, एक इधर ट्रू, ये भी ट्रू मेरिडियन हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ऊपर वाला नॉर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे एक लोकेशन ली, हो सकता है हमारा इलाहाबाद लोकेशन हो और वो ट्रू मेरिडियन है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप इस पॉइंट को लेते हो, फिर आपका सर्वे काम जो भी ग्राउंड पे होता है, ट्रावर्स बनाते हो, वो ये कहानी होती है। तो सपोज दैट ट्रावर्स लाइन है, ये एंगल जो ट्रू मेरिडियन से एंगल बनाएगी उसे बोलेंगे ट्रू बेयरिंग। तो दिस इज कॉल्ड ट्रू बेयरिंग। तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ। ये कहानी क्लियर हो गई आपको। अब ऐसे ही हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं किसका, सपोज दैट दूसरा एग्जाम्पल समझाना है, तो मैं दूसरा एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ। यहीं पे देखो, दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये दिया था कि सपोज दैट आपका इस तरीके से ये अर्थ है आपका, ठीक है। चलो, और ये अर्थ है, अगर आपका मान लेते हैं कि आपका इस बार जो है ट्रू नॉर्थ नहीं है, ये मैग्नेटिक है, तो यहाँ पे आपकी जो सारी रेज होती हैं, दिस इज ट्रू नहीं है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होता है, ठीक है। ये बदलता रहता है टाइम के साथ में, ये थोड़ा लोकेशन आपकी इधर उधर होती है, लाइन मैच नहीं करती। तो इसमें जानते हो ना, यहाँ पे लाइन जो यहाँ पे आपका सर्कुलर पार्ट होता है, तो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे अर्थ फ्लैट है ना, आपकी अर्थ फ्लैट है, तो इसको पॉइंट को ज्वाइन ना करके कहीं और से निकलती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ सपोज दैट ये है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ये आपका हो जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अब आप अगर सपोज दैट ये मैग्नेटिक मेरिडियंस हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियंस, MM मैं क्या करके लिख देता हूँ। सपोज दैट आपको यहाँ पे चाहिए, तो आप यहाँ पे एक तो नॉर्थ बनाओगे, एक तो साउथ बनाओगे। तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। इसको उठा के बाहर लिखते हैं। तो मैं समझा रहा हूँ आपको, मैग्नेटिक दैट इज बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग। तो दिस इज मैग्नेटिक बियरिंग, इसको समझ लेते हैं, दैट इज मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या हो जाएगी, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये नॉर्थ है आपका, और एंगल हम लोग नॉर्थ से ही बताते हैं क्वाड्रेंट वाले में। तो ये जो लाइन एंगल बनाएगी, सपोज दैट थीटा बना रही, दैट इज लाइन OA, सपोज दैट, तो इसी को बोला जाएगा, जो थीटा है ना, थीटा इज कॉल्ड मैग्नेटिक बियरिंग, थीटा इज कॉल्ड मैग्नेटिक बियरिंग, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से मेजर कर रहे हैं। और आपका जो मैग्नेटिक बियरिंग आप निकाल रहे हो, ये आपका रिस्पेक्ट किसके, मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में है। तो डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, दैट इज़, ये जो भी डेफिनेशन आपको बनाई गई है, तो मैग्नेटिक बियरिंग दैट इज़, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि दिस इज द मैग्नेटिक बियरिंग, दिस इज द ट्रू बियरिंग। अ लाइन मेक्स हॉरिजॉन्टल विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन, अ लाइन मेक्स एन एंगल हॉरिजॉन्टल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन। यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन, यहाँ पे आपका ट्रू मेरिडियन, दिस इज ट्रू मेरिडियन। तो ये आपका ट्रू मेरिडियन होगा जिससे हॉरिजॉन्टल एंगल है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होगा जिससे आपका एंगल है। तो दिस इज साउथ, दिस इज आपका, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। तो ये कहानी पूरी आपको जानकारी मैंने यहाँ पे
दे दी। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये चल क्या रहा है एक्चुअली। जब ये चीज़ समझ जाओगे तो फिर देखो अगला टॉपिक हमारा है जो भी होल सर्कल बेयरिंग है, क्वाड्रेंट सर्कल बेयरिंग है, उसके अलावा आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, ये सारी बातें समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो मज़ा आ जाएगा एकदम। कोई भी क्वेश्चन कंपास सर्वे का आप छोड़ के ऑब्जेक्टिव नहीं आओगे। तो अब तो हो गया होगा। मैं डायग्राम चाहो तो बना लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ, है ना। ऐसे हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे। देखिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका। जो भी हॉरिजॉन्टल एंगल लाइन ट्रू मेरिडियन से बना रही है, एक तो ये ट्रू मेरिडियन से एक हॉरिजॉन्टल एंगल आया और एक आपने मैग्नेटिक मेरिडियन से बनाया, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये जो लाइन आप देख रहे हो OA, ये भी लाइन एक OA है, दोनों का जो डिफरेंस होगा ट्रू मेरिडियन या ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारी बातें करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला बनता है ट्रू बियरिंग इजकल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन होता है, सब फार्मूले क्लियर हो जाएंगे, क्यों प्लस लेते हैं क्यों माइनस लेते हैं सब बताऊँगा, ठीक है। चलो तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका जो है मेन चीज़ें तो हमने बात कर ली हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है बात करेंगे ज़्यादातर सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जो बात करेंगे ना, वहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो होल सर्कल बेयरिंग क्या होता है। अब इसमें ये टॉपिक थोड़ा सा अलग था, इसलिए एक साथ पढ़ाना सही नहीं था। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वहाँ पे ये चीज़ समझेंगे कि कैसे क्वाड्रेंट सर्कल बेयरिंग निकल के आता है और कैसे आपका जो है होल सर्कल बेयरिंग होता है, कैसे इंक्लूडेड एंगल निकल के आता है, फोर बेयरिंग क्या होता है, बैक बेयरिंग क्या होता है, सारी बातें डिस्कस होंगी, ठीक है। ये वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करते रहो क्योंकि अब कंपास सर्वे में आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू वाला।